गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि हमें मालूम है, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी एज अ इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगेन किसी भी मशीन के दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। दो इंपॉर्टेंट वाइंडिंग्स होती हैं, आर्मेचर एंड फील्ड। आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जो मेन पावर कन्वर्जन में पार्ट लेती है। फील्ड वाइंडिंग वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए होती है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है एनर्जी पूरे पार्ट का, मतलब जो एनर्जी कन्वर्जन है उसमें पार्ट लेती है। इन शॉर्ट, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जहां से हम सप्लाई या तो एज अ इनपुट देते हैं या एज अ आउटपुट आर्मेचर टर्मिनल से लेते हैं। ठीक है। तो किस कंडीशन में हम आर्मेचर में सप्लाई दे रहे हैं, तो जब मोटर का केस होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट कब मिल रहा है आपको, तो जनरेटर का केस है, तो आपको आर्मेचर टर्मिनल पे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी इन केस ऑफ जनरेटर। तो हमारे सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन के केस में जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसमें आर्मेचर होता है। ठीक है, मतलब जो स्टेटर वाला पार्ट है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग है, और जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें हम करते हैं फील्ड वाइंडिंग। बिल्कुल उल्टा जैसा हमने डीसी मशीन के केस में देखा था। डीसी मशीन में क्या था, रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग थी और स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग थी। तो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होने के अपने कई फायदे हैं, उनमें से एक सबसे मेन तो ये है कि आर्मेचर ही आपकी जब 98% ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, तो जब हम बड़े जनरेटर्स की बात करते हैं या हाई पावर मशीन की बात करते हैं, तो जो आर्मेचर है वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके मिलेगी। अगर वो रोटेटिंग पार्ट पे होगी तो क्या होगा, वहां पे आपको हैवी ब्रशेस लगाने पड़ेंगे उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अगर वो स्टेशनरी होगी तो क्या होगा, बिना स्लिप रिंग ब्रशेस के आपको एनर्जी एज अ आउटपुट मिल जाएगी। तो वापस से आते हैं सिंक्रोनस जनरेटर पे। हमारे स्टेटर हमने बना लिया, ड्रॉ कर लिया है। उसमें ये इस तरह से स्लॉट होते हैं, जैसे आपने 1 2 3 अप टू 12 स्लॉट बना रखे हैं, मीन्स ये 12 स्लॉट की मशीन है। ठीक है। और इसमें हमें आर्मेचर वाइंडिंग करनी है। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग मतलब आपके कंडक्टर कुछ ऐसे प्लेस होंगे, अगर 3D में देखें तो इसकी, ये मशीन की जो लेंथ होगी उसके अलोंग। ठीक है। और रोटर पे आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग होगी। तो हम जो डेमोन्स्ट्रेशन में मशीन यूज कर रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट टाइप की है। और एक्चुअल जो मशीन होती है या जो बड़े साइज की मशीन होती है जहाँ परमानेंट एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता, वहाँ आप क्या करते हैं, इसे अलग से एक वाइंडिंग देते हैं जिसे FFF से डिनोट करते हैं। अगर आपने लैब में देखा होगा अल्टरनेटर, तो वहाँ FFF और AAA इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है। और यहाँ से आप जब डीसी करंट देंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई जाएगी, तो एक एन और एक एस पोल राइट हैंड ग्रिप रूल से आप निकाल सकते हैं कि ये करंट ऊपर की तरफ से अंदर जा रही है, मीन्स यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी राइट टू लेफ्ट होगी, तो ये एन पोल क्रिएट हो जाएगा, ये एस पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इस रोटर को हम क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं किससे, प्राइम मूवर से। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होके मिलेगा। ठीक है। तो जब मैं इसको रोटेट करना चालू चालू करूंगा, तो जो आपकी एन और एस पोल की, या एन और एस पोल जो आपके एयर गैप में बने हुए हैं, वो रोटेट करना चालू करेंगे। ठीक है। तो ये रोटेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे, आपके कंडक्टर जो है वो यहाँ पे स्टेशनरी प्लेस्ड है ना। ये तो स्टेटर पार्ट है, ये वाला पार्ट स्टेटर। तो यहाँ जो कंडक्टर है उनसे ये फ्लक्स कट करना चालू करेगा। जब तक आपने प्राइम मूवर नहीं लगाया था, ये फील्ड क्या थी, स्टेशनरी थी, और टुवर्ड्स क्या थी, राइट टू लेफ्ट थी, इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही आपने प्राइम मूवर लगाया, एक्सटर्नल फोर्स से आपने से रोटेट करना स्टार्ट किया, क्या हो जाएगा, ये जो स्टेशनरी कंडक्टर है उनको ये फ्लक्स कट करेगा। फ्लक्स कट करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है।
किस रूल के अकॉर्डिंग? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन कंडक्टर एंड फील्ड, एक ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, इस रूल को क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो माइकल फैराडे ने 1830 में दिया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ एक ईएमएफ जनरेट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसका नेचर क्या होगा। क्या वो कांस्टेंट नेचर का होगा लाइक डीसी? क्या वो साइनोसोडल नेचर का होगा एसी? या स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव, किस नेचर का होगा जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो? तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेटर पे आर्मेचर लगा दिया हमने। मेन फील्ड फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट हो रही है? तो रोटर के कारण मेन फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रही है, जिसपे हमने फील्ड वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, रोटर और स्टेटर के बीच में ये आपका एयर गैप है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने वाइंडिंग करके टर्मिनल बाहर निकाले हैं वो क्या है? आपके फील्ड टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये आपके फील्ड टर्मिनल्स हैं। ये एयर गैप हो गया, रोटर फील्ड हो गई, मेन फील्ड फ्लक्स हो गया, और स्टेटर पे आर्मेचर हो गया। जो हमारे डीसी जनरेटर के केस में या डीसी मशीन के केस में, ध्यान करो, ये रिवीजन के लिए स्लाइड डाली है मैंने। स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग थी और रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग थी। तो ये बड़ा डिफरेंस है डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में, बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, वापस से हमारे रूल पे आते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि रिलेटिव मोशन होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उस ईएमएफ का नेचर देख लेते हैं। सपोज हम एक क्वाइल लेते हैं, ए टर्मिनल ले लिया, जो हमने स्लॉट नंबर 1 से एक कंडक्टर एंटर कराया और स्लॉट नंबर 7 से एग्जिट कराया, और ए और बी के बीच में, मतलब ये इंटरनली कनेक्टेड है बैक साइड से। ठीक है, तो ये वाला कंडक्टर 1 नंबर का पे जो कंडक्टर प्लेस है, उससे हमने कंडक्टर को एंटर कराया है, क्रॉस बना दिया और एक यहाँ डॉट बना दिया। अब देखते हैं इसमें करंट की नेचर कैसी होगी, या जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका नेचर कैसे होंगे, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इस फील्ड को रोटेट करता हूँ तो देखना एक मोमेंट आएगा जब ये आपका पोल फेस जो है, ठीक है, वो अलाइन होगा 1 से। ये देखो ये वाला मोमेंट, इस मोमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, एक मोमेंट आएगा जब ये इस कंडक्टर की लेंथ से 90 डिग्री अवे होगा। ठीक है, इसको मैं इंस्टेंट नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इंस्टेंट नंबर 2 बोल देता हूँ। एक ये आएगा जब अपोजिट साइड के कंडक्टर से लाइन होगा, ये इंस्टेंट नंबर 3 है। और एक बार फिर ये एक जब साइकिल कंप्लीट होगी तो 1 2 3 4 4 इंस्टेंट पे हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। देखो 1 पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी ये मूव होते होते यहाँ से ये पोल फेज अलाइन हुए। ठीक है, 1 पे, नेक्स्ट टाइम पे 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे। तो आई थिंक आपने विजुलाइज कर लिया होगा। तो क्या होगा जब 1 कंडक्टर के अक्रॉस पोल फेज आपका इस तरह से अलाइन होगा। ये 1 नंबर का कंडक्टर है और t इज इक्वल टू 1 पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ इस पोजीशन पे। तो पोल फेज पे आपको मालूम है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, इस तरह से फ्लक्स डेवलप होती है। तो जब ये 1 पे लाइन करेगा तो फ्लक्स कट जो हो रही है इस समय मैक्सिमम होगी, तो ईएमएफ जो होगा t इज इक्वल टू 1 पे मैक्स होगा। ईएमएफ जनरेटेड मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? रीजन, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी पोल फेस के क्रॉस मैक्सिमम होती है, हमें मालूम है। तो इस समय मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा। अब वही जब t इज इक्वल टू 2 पे हमने देखा, t इज इक्वल टू 2 पे, तो कंडक्टर यहाँ और आपका पोल मतलब आपका मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, पोल फेस क्या है इससे 90 डिग्री अवे है, मतलब ये 90 डिग्री अवे है। तो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे इस एंगल पे क्या होती है? मिनिमम होती है। तो इस समय क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम जो है 90 डिग्री अवे है। अगला इंस्टेंट देख लेते हैं t इज इक्वल टू 3 पे। तो t इज इक्वल टू 3 पे आपके कंडक्टर से अपोजिट साइड है, मतलब अब यहाँ पे n पोल है और यहाँ s पोल है।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, पोल फेस तो अलाइन है, मतलब यहाँ बना देता हूं मैं t इज इक्वल टू 3 पे। तो ये कंडक्टर नंबर 1 की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ अब s पोल आ गया है, जो पहले n पोल था, तो अगेन मैक्सिमम तो होगा बट निगेटिव में होगा, क्योंकि एन पोल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 4 पे बात कर लेते हैं, अगेन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो मिनिमम या जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम ये नेचर क्या है, ये साइनोसोडल नेचर ही तो है, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो साइनोसोडल नेचर का होगा। अब कुछ स्मार्ट स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम निगेटिव ट्रायंगुलर भी होता है, तो क्या ट्रायंगुलर होगा? नहीं। आप जो रोटेट करा रहे हैं इस फील्ड को, ये एन पोल ये एस हो गया, तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करा रहे हैं, तो आपका जो इफेक्ट है मैक्सिमम तो ग्रेजुअली यहाँ से डिक्रीज होते होते कहाँ जाएगा, जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और मैक्सिमम जाएगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, फिर जीरो आएगा। तो ये स्मूथ वेव मिलेगी आपको किस केस में, जब आप इसको कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराएंगे, ठीक है। इसी इफेक्ट को और दूसरे तरीके से समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर स्पेस में कहीं कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्या बोला मैंने, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर किस स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तो स्पीड भी आपकी क्या है, कांस्टेंट। तो इस वेक्टर का इफेक्ट किसी स्टेशनरी पॉइंट में, स्पेस के ही किसी स्टेशनरी पॉइंट पे ए साइनोसोडल होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एयर गैप में अगर कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर रोटेट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पेस में ही किसी स्टेशनरी पॉइंट ए पे उस वेक्टर का इफेक्ट जो होता है वो साइनोसोडल होता है। उसको हमने यहाँ इस तरीके से भी समझा कि जब फ्लक्स पोल अलाइन होगा कंडक्टर के अलोंग, तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा, तो उस ड्यूरेशन में उस कंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जैसे जैसे वो फ्लक्स पोल या पोल फेज उससे दूर जाएगा, ईएमएफ धीरे धीरे रिड्यूस होगा, और जब उससे 90 डिग्री अवे मतलब t इज इक्वल टू 2 पे आएगा तो वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उस ड्यूरेशन में क्या है, फ्लक्स जो है मिनिमम कट करेगी, फिर अगेन अपोजिट साइड जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इफेक्ट क्या है, साइनोसोडल। तो आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होके मिल रहा है वो क्या है, साइनोसोडल है। इसको हमने मैथमेटिकली, ये दूसरा तरीका हो गया, और तीसरा तरीका ये है जो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कंडक्टर को जब मैं इसके अलोंग मूव कराऊंगा तो फ्लक्स कट क्या होगी, जीरो। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं कंडक्टर मूव करा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसके लाइंस के फ्लक्स लाइंस के परपेंडिकुलर मूव कराऊंगा, इस केस में ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब एक एंगल थीटा से इसे रोटेट कराऊंगा, ठीक है, एक थीटा एंगल से इस कंडक्टर को मूव कराऊंगा, तो इस थीटा मूवमेंट के लिए आपको दो वेक्टर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका ई साइन थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दो वेक्टर मिल जाएंगे फेजर समेशन, ठीक है। तो कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तो जीरो है, क्यों, क्योंकि लाइन जो है पैरेलल है। तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ई साइन थीटा बचेगा। ये हमने किस केस में देखा, डीसी जनरेटर के केस में देखा। वहां क्या था, फील्ड स्टेशनरी थी और हम कंडक्टर को मूव करा रहे थे। और इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को स्टेशनरी रख रहे हैं और किसे मूव करा रहे हैं, तो फील्ड को मूव करा रही है। फ्लक्स जो है वो मूव हो रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है। तो मैंने आपको तीन अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की कि जो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट तो होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, और जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका नेचर साइनोसोडल होगा। अब हम इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देख लेते हैं, ठीक है। मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ।
तो यहाँ हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए एक सिंक्रोनस मशीन ली हुई है, ठीक है। 60 आरपीएम की सिंक्रोनस मशीन है, सिंगल फेज है, ठीक है। तो एक फेज के अक्रॉस हमने सिंगल फेज मशीन में क्या होता है, दूसरा फेज क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग कैपेसिटर, है ना, ताकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाए वाइंडिंग वन और वाइंडिंग टू में। तो एक वाइंडिंग में हमने क्या किया, मल्टीमीटर लगा लिया है और इस मल्टीमीटर को हम एसी वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं, डेमोस्ट्रेशन के लिए एक सिंक्रोनस मशीन ली है 60 आरपीएम की, ठीक है। इसको परचेस करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी एक वाइंडिंग के क्रॉस हमने क्या किया, सिंगल फेज है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर वाला स्टार्ट वाइंडिंग होगी, एक रनिंग वाइंडिंग होगी, जिसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आप क्या करते हो, कैपेसिटर लगा के क्रिएट करते हो। इसकी एक वाइंडिंग के क्रॉस मैंने क्या किया हुआ है, एसी मल्टीमीटर एसी वोल्टेज पे सेट करके कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने क्या हुआ है, यहाँ पे एक फील्ड है ऑलरेडी, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप है, तो मैग्नेट रोटर पे लगी हुई, जब मैंने कंस्ट्रक्शन इसको ओपन करके दिखाया था तब आपको बताया था, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, रोटेशन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो हमारे मल्टीमीटर पे हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट विजुलाइज होना चाहिए। तो ये मैंने मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देना चालू किया। अब देखो मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 45-50 तक मुझे वोल्टेज जनरेट होके मिल रहा है, और नेचर इसका एसी है। इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमा के देख लेते हैं। तो ये 30 तक हमें वोल्टेज इंड्यूस होके मिल रहा है, ठीक है। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का। एप्लीकेशन कहाँ होता है इसका, तो मैक्सिमम पावर सिस्टम में जितनी भी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर से ही जनरेट हो रही है। किसको छोड़ दें अगर, तो रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी को। उसमें भी विंड मिल में पहले इंडक्शन जनरेटर यूज होता था, नाउ डेज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर ही वहां पे यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसे कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करना है। जो ईएमएफ जनरेटेड होगा वो फ्लक्स डेंसिटी और किस पे डिपेंड करेगा, तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, है ना। एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल्स इन पे डिपेंड करेगा। तो हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की एक वोल्टेज जनरेट होके मिलेगी। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।